अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने CSS 2026 के जितने भी एसेज आए हैं उसके लिए एक सीरीज स्टार्ट की है और हम उनको डी कोड करें एंड मेकिंग श्योर कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लोग कोशिश करें कि ऐसे के अंदर इनकॉर्पोरेट करके आपको दिखाएं कि किस तरीके से आप उनके साथ डील करेंगे जो भी आपके इश्यूज हैं। हम लोगों को काफ़ी क्वेश्चंस इस रिलेटेड आए थे कि आपने थीसिस स्टेटमेंट जो होती है अपनी ऐसे की वो किस तरीके से फ्रेम करनी होती है, वो किस तरीके से ऐड करनी होती है। तो हम लोगों की तरफ से यही होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को जो हम एडवाइस करते हैं वो यही होता है कि थीसिस स्टेटमेंट आपको तब तक ऐड नहीं करनी चाहिए जब तक आपकी एक प्रॉपर टॉपिक के ऊपर ग्रास्प नहीं होती अच्छे तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने ये वाला टॉपिक लिखा है, रिवाइटलाइजिंग एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। अब ये इस तरीके का टॉपिक है जिसको आप इजीली मोल्ड कर सकते हैं। अब अगर आप इसको मोल्ड कर सकते हैं थीसिस स्टेटमेंट के अंदर, दैट इज वेल एंड गुड। आपने सबसे पहले एक चीज ये देखनी है कि क्या ये थीसिस स्टेटमेंट के अंदर मोल्डेबल है, क्या आप इसके लिए थीसिस स्टेटमेंट प्रॉपर वाली दे सकते हैं, कैन इट बी मोल्डेड। नेक्स्ट फिर आपने इसके अंदर देखना है, कैन यू फिगर आउट मेन कॉन्टेक्स्ट। मेन कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि आपके जो की टर्म्स हैं क्या आप वो फिगर आउट कर सकते हैं इसके अंदर कि नहीं कर सकते। अगर तो वो आप सही तरीके से पिन पॉइंट कर सकते हैं देन वेल एंड गुड, आपको फिर थीसिस स्टेटमेंट जो है लिखनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो आपका आ जाता है, कैन यू अंडरस्टैंड द एग्जामिनर्स डिमांड। एग्जामिनर्स डिमांड इन द सेंस, क्या ये एक ऐसा ऐसे है जिसके अंदर आपने अपना ओपिनियन देना है, क्या ये एक ऐसा ऐसे है जिसको सिर्फ आपने बेसिकली डी कोड करना है, डेलिनेट करना है, क्या इन्होंने आपसे पूछा हुआ है कि आपका क्रिटिकल एनालिसिस किस बारे में है और इन इश्यूज के ऊपर आपका क्या ख्याल है या नहीं है, क्या इसके अंदर उन्होंने सोल्यूशंस मांगे हुए हैं, क्या इसके अंदर इन लोगों ने इश्यूज की ऊपर बात करने को बोला है। मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं माइन्यूट सी जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं आपकी थीसिस स्टेटमेंट को प्रॉपरली डिजाइन करने के अंदर। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर दीज 3 C's जो कि आपको हेल्प करेंगे कि आपको एक ऐसे के लिए थीसिस स्टेटमेंट लिखनी भी चाहिए कि नहीं लिखनी चाहिए। ठीक है, कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब इसकी हम लोग थीसिस स्टेटमेंट को किस तरीके से डिजाइन करेंगे। सबसे पहले हम लोगों का यही होता है मकसद कि हम लोगों ने चेक कर लेना है कि इस थीसिस स्टेटमेंट को क्या हम लोग अच्छे तरीके से डी कोड कर सकते हैं, क्या इसके अंदर से इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो है वो आइडेंटिफाई हो सकती हैं। अगर तो वो आइडेंटिफाई हो रही हैं देन वेल एंड गुड, देन यू नो व्हाट यू नीड टू डू। अब हम लोग इसको टॉपिक को दोबारा पढ़ते हैं एंड वी विल फिगर आउट कि इसके अंदर से इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है क्या जिनको हम लोगों ने अपनी थीसिस स्टेटमेंट के अंदर टारगेट करना है। ठीक है, फर्स्ट आ जाता है रिवाइटलाइजिंग एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑन ऑफ पाकिस्तान। अब इसके अंदर ये चीज है कि दे आर टॉकिंग अबाउट रिवाइटलाइजिंग, मतलब रिन्यूइंग एक तरीके से। व्हेन वी टॉक अबाउट रिन्यूइंग, इसका बेसिक मतलब यही होता है कि अभी इश्यूज हैं उसके अंदर, इट इज नॉट प्रॉपर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने इनको बताना है एग्जामिनर को कि पहली चीज ये कि आपको मेजर्स कौन कौन से लेने चाहिए। आप मेजर्स बोल लें या फिर आप बोल लें कि रिफॉर्म्स आपके जो है ना वो कौन कौन से बेसिकली होने चाहिए, ताकि आप इस एग्जामिनर को दिखा सके कि यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड द टॉपिक। ठीक है, सो रिफॉर्म्स या आप बोल लें मेजर्स टू रिवाइटलाइज। ठीक है, फिर सेकंड आपने ये देखना है
रिन्यूइंग हो रही है, इसका मतलब कि आप अभी रीसेंट जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं हमारे एग्रीकल्चरल सिस्टम के अंदर, अब वो भी डेलिनेट करेंगे, वो भी उनको बताएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर ये होगा कि आपने इश्यूज एक दो मेंशन कर देने हैं। ठीक है, कि वो इश्यूज हैं कौन कौन से जिसके जरिए आप जो है अपनी रिफॉर्म्स को मैनेज करेंगे। ठीक हो गया। अब थर्ड आपने ये बता देना है उसको कि what kind of strategy are you going to deploy to enhance the agricultural system? मतलब कि क्या टॉप डाउन अप्रोच चाहिए, क्या बॉटम अप अप्रोच चाहिए, किस तरीके की अप्रोच चाहिए होगी ताकि हम लोग इसको रिवाइटलाइज कर सके, रिन्यू कर सके और बेहतर कर सके। ठीक है, सो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अप्रोच, और ये किसी भी ऐसे ऐसे के लिए आप यूज कर सकते हैं ये तीन चीजें, जिसके अंदर ये लिखा होगा कि आपने इश्यूज बताने हैं, आपने उनकी रेमेडीज बतानी है, आपने उनके इफेक्ट्स बताने हैं। ठीक है, इस तरीके का कोई भी अगर ऐसे होगा तो आपने बेसिकली ये तीन चीज़ों को कोशिश करनी है कि आप टारगेट करें। ठीक है, अब इन्होंने सिंस एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात की है, तो अब हम लोग देखेंगे इसके अंदर कि बेसिकली एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। आपको प्रॉब्लम्स का पता होगा तो फिर आप उस हिसाब से अपने सॉल्यूशंस को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी प्रॉब्लम्स को हैंडल करेंगे। अब इसके अंदर प्रॉब्लम्स आती कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो एग्रीकल्चर, जब एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग सुनते हैं ना, सबसे पहले हमारे माइंड के अंदर क्लिक करना चाहिए फ्लड के बारे में। फ्लड के बारे में क्यों क्लिक करना चाहिए? क्योंकि रिसेंटली जो फ्लड्स हुए थे हमारे 2025 में, फिर 2022 के अंदर भी जो फ्लड्स आए थे, उसकी वजह से इतनी मास डिस्ट्रक्शन हुई थी एग्रीकल्चर की कि हम लोगों को दूसरे मुल्कों से इम्पोर्ट करके खाना पड़ रहा था। ठीक है, तो बेसिकली फिर आप इसके अंदर क्या लिखेंगे कि फर्स्ट आपका आ जाता है फ्लड मैनेजमेंट इश्यूज, फिर सेकंड आपका आ जाता है कि प्रॉपर किस्म का हम लोगों का वाटर का जो सप्लाई था वो हम लोगों का ठीक नहीं है फॉर एग्रीकल्चरल सिस्टम्स। हम लोग अभी भी रिडंडेंट एग्रीकल्चरल टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं, जो कि अब हम लोगों के सिस्टम का पार्ट होनी भी नहीं चाहिए। चाइना तरक्की कर गया, इंडिया तरक्की कर गया, हमारा जो नेबरिंग मुल्क है, एनिमी भी हम लोग उनको समझते हैं, तो वो तरक्की कर चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग तरक्की नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से क्या हो गया, रिडंडेंट जो हम लोग टेक्निक्स यूज करते हैं अपनी, redundant irrigation techniques। अच्छा, अब आप इन रिडंडेंट, अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो फिर आप रिडंडेंट की जगह आप ये लिख सकते हैं आउटडेटेड, क्योंकि हम लोगों की प्रैक्टिसेस जो हैं वो भी तो आउटडेटेड है ना, जो टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं अपने हार्वेस्ट करने के लिए क्रॉप्स को, वो भी आउटडेटेड है। तो आउटडेटेड एग्रीकल्चरल हार्वेस्ट या फिर एग्रीकल्चर टेक्निक्स। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारे पास ये आ जाता है कि जिस तरह हम लोगों ने जब हम लोगों की पार्टीशन हुई थी तो हम लोगों ने जूट के ऊपर बहुत फोकस किया था, राइस के ऊपर बहुत फोकस किया था, इन चीज़ों की प्रोडक्टिविटी के ऊपर बहुत फोकस किया था। अभी भी ऐसा है कि आलूओं का सीज़न आया हुआ था, पोटैटो की लाइक बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन हुई है उसकी, लेकिन उसका इतना ज़्यादा हम लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ, उसका इतना ज़्यादा हम लोगों को नहीं बल्कि हमको तो फ़ायदा हुआ है, लेकिन जो फार्मर्स हैं उनको इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। तो क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उन्होंने रेट्स कम कर दिए थे, जिसकी वजह से अपनी तरफ से तो उन्होंने हाई प्राइस कंट्रोल मेंटेन करने की कोशिश की थी, राइट? लेकिन
इसका नुकसान फार्मर्स को हुआ है। फार्मर्स ने इतनी मेहनत से वो क्रॉप्स वगैरह उगाए थे, जिसकी वजह से अगेन इशू आ रहा था। ठीक है, प्राइस कंट्रोल इशू भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं इन सारी चीज़ों की वजह से जो क्रॉप्स जो हैं वो सही तरीके से उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, और अगर ग्रोथ हो भी रही है तो वो मार्केट्स के अंदर सही तरीके से रीच आउट नहीं कर रहे। ठीक है, तो आप इसके अंदर ये लिख सकते हैं कि देयर इज अ लो प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो ये आपके आगे 3-4 इश्यूज, एंड दैट इज मोर देन इनफ। आपने थीसिस स्टेटमेंट के अंदर सारी अपनी इश्यूज नहीं बताने। ठीक है, आपको कंप्लीट एनालिसिस नहीं देना होता। लोगों को सबसे ज्यादा इशू ये आता है कि थीसिस स्टेटमेंट के अंदर कभी कभी उनके पास लिखने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। आपने सारी चीजें नहीं लिखनी। जो आपको मेन हेडर्स लगते हैं, जो आपको मेन पॉइंट्स लगते हैं कि ये वाले मेन पॉइंट्स है और ये सॉलिड है मेरे, और अगर मैं ये लिखूंगा तो एग्जामिनर जो है मेरे से इंप्रेस हो जाएगा, आपने वो 2-3 पॉइंट्स जो है अपने थीसिस स्टेटमेंट के अंदर मेंशन करने हैं। यू डोंट नीड मच मोर देन दैट। ठीक है, तो क्योंकि अब हम लोगों ने इनकी प्रॉब्लम्स का मेंशन कर दिया है, तो जाहिर सी बात है फिर हम लोगों को इनके सोल्यूशंस भी देने पड़ेंगे, फिर इनके हम लोगों को लिखने पड़ेंगे सोल्यूशंस। अब आप सॉल्यूशंस के अंदर क्या क्या लिख सकते हैं? जो आपने यहाँ पे लिखा है ना अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, उन्हीं को आप सॉल्यूशंस के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, सिंपल एज दैट। फ्लड मैनेजमेंट अगर इश्यूज आ रहे हैं तो इसको टॉलरेट या इसको काउंटर करने के लिए क्या करने चाहिए? पॉलिसीज बिल्ड होनी चाहिए। ठीक है, पॉलिसीज नहीं होती बिल्ड, कोई मसले वाली बात नहीं। अगर आप इससे ज़्यादा कोई रेलिवेंट पॉइंट ढूंढना चाहते हैं तो इंश्योरिंग वाटर सिक्योरिटी, इंश्योरिंग क्रॉप प्रोटेक्शन, वाटर सिक्योरिटी सिंस हम लोगों ने नीचे मेंशन किया है उसका हम लोग वहाँ पे लिख देंगे। सो इंश्योरिंग क्रॉप प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स। ठीक है, ये आपके आगे इन दोनों में से कोई भी सोल्यूशन आप इसके लिए दे दें। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपका आ जाता है रिडंडेंट इरिगेशन टेक्निक्स। तो इसके लिए फिर आप क्या लिखेंगे? एनहांस टेक्नोलॉजिकल डिप्लॉयमेंट या फिर एनहांस इरिगेशन टेक्निक्स। सिंपल, आप इन दोनों में से कोई भी पॉइंट आपको जो बेहतर लगता है आप उसके अंदर से चूज करके इसको मेंशन कर सकते हैं अपने थीसिस स्टेटमेंट के अंदर, टू शो केस कि यू आर एड्रेसिंग देम साइमल्टेनियसली। ठीक है, आपने एक पॉइंट पहले लिखा है, आपने सोल्यूशन इसका दे दिया है, वो मैच नहीं करेगा, फिर वो एग्जामिनर भी कहेगा इसने ऊपर नीचे क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, यू नीड टू शो द एग्जामिनर, उनको मतलब आपने कोई भी मौका नहीं देना। यू हैव टू बिकम अ परफेक्शनिस्ट जब आप अपना ऐसे जो है अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एनहांस द इरिगेशन टेक्निक्स या एनहांस टेक्नोलॉजिकल डिप्लॉयमेंट, जब आप टेक्नोलॉजिकल डिप्लॉयमेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली आपकी जो इरिगेशन टेक्निक्स हैं वो इम्प्रूव होने लग जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम लोगों की आ जाती है लो प्रोडक्टिविटी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? लो प्रोडक्टिविटी की वजह से क्या होता है? आपका वो जो है स्कार्स रिसोर्सेज होती हैं आपके पास फूड के लिए, रिसोर्सेज जो फूड के लिए होती है वो कम हो जाती है। तो अब आपने उसका उल्टा लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, लो प्रोडक्टिविटी एनहांस फूड सिक्योरिटी। जब आप फूड सिक्योरिटी एनहांस करेंगे या फिर इंश्योर करेंगे, ठीक है, एनहांस लिख दें या फिर यहाँ पे इंश्योर लिख दें, वो आपकी मर्जी है। सो जब आप फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका प्रोडक्टिविटी लेवल जो है वो कभी लो नहीं जाएगा। सो यूजिंग दीज थिंग्स आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट को आराम से फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको थीसिस स्टेटमेंट लिख के भी दिखा देती हूँ बिकॉज आई हैव रिटन इट डाउन।
सबसे पहले हम लोगों ने कहा था कि आपने उनको बताना है कि रिवाइटलाइजेशन आप किस तरीके से करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी आप यूज करेंगे रिवाइटलाइजेशन करने के लिए, ठीक है। सिंस टॉपिक जो था वो था रिवाइटलाइजिंग एग्रीकल्चर लैंड ऑफ पाकिस्तान या फिर रिवाइटलाइजिंग द एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, तो आप लोग स्टार्ट भी अपनी थीसिस स्टेटमेंट को इस तरीके से ही देंगे। स्टार्ट आप किस तरीके से इसकी थीसिस स्टेटमेंट को देंगे कि रिवाइटलाइजिंग Pakistan's agriculture demands a multi-layered approach। आप एक चीज के इशू की वजह से इसको हल नहीं कर सकते। यहाँ पे इतने ज्यादा इसके अंदर इश्यूज हैं कि आप सिर्फ टॉप डाउन या बॉटम अप अप्रोच नहीं यूज कर सकते इसके अंदर, ठीक है। आपको मल्टीपल एंगल से मल्टीपल चीजों को काउंटर करना पड़ेगा ताकि आप इसके एग्रीकल्चरल सेक्टर को रिवाइटलाइज कर सके, रीन्यू कर सकें, ठीक है। मार्केट्स इसमें आ जाती हैं, फ्लड मैनेजमेंट इसके अंदर आ जाती है, पॉलिसीज इसके अंदर आ जाती हैं, प्राइस कंट्रोल इसके अंदर आ जाता है। दीज आर नॉट जस्ट फॉर वन डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट का ये ड्यूटी नहीं है कि वो ये सारी चीजें मैनेज करे, ठीक है। एग्रीकल्चरल सेक्टर को डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ या फिर डिफरेंट जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होती हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है, और फिर वो एक पॉलिसी को लॉन्च करती है या फिर वो जो है इम्प्रूवमेंट की तरफ जाती है, राइट। तो इसीलिए फिर आप क्या करेंगे, इट नीड्स अ मल्टी लेयर्ड अप्रोच। आपने एग्जामिनर को बता दिया कि ये इशू इतना आसान नहीं है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको कई पापड़ बेलने पड़ेंगे एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद फिर आप इसको डायरेक्ट आप बता देंगे कि टू काउंटर जो जो हम लोगों ने पीछे इश्यूज मेंशन किए हैं, फ्लड मैनेजमेंट इश्यूज, उसके बाद फिर जो भी हम लोगों ने किया है, फॉर एग्जांपल कि लो प्रोडक्टिविटी थी हमारी, ठीक है, रिडंडेंट इरिगेशन टेक्निक्स थी हमारी या आउटडेटेड टेक्निक्स थी, टू काउंटर दिस 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 एंड या फिर एंड दिस, ठीक है। ये आपने मेंशन कर दिया, ये आ गई इसकी प्रॉब्लम्स। अब आप फुल स्टॉप लगा के क्या लिखेंगे, इट इज एसेंशियल टू एम्पावर farmers and the agricultural sector through जो हम लोगों ने सॉल्यूशंस में मेंशन किया था, थ्रू बेस्ट वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स, थ्रू न्यू हाई टेक इरिगेशन टेक्निक्स, उसके अलावा थ्रू appropriate water management, through policy making, through and through लास्ट वाला जो हम लोगों ने मेंशन किया था, ensuring food security, full stop। इतना सा अगर आप लिखते हैं अपने पेपर के ऊपर तो ये प्रॉब्ली आएगा 2 to 3 लाइंस के ऊपर, हद 4 लाइंस के ऊपर चला जाएगा, एंड दैट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द थीसिस स्टेटमेंट। आपकी थीसिस स्टेटमेंट जो है लंबी नहीं होनी चाहिए। यू डोंट नीड टू टेल देम द कंप्लीट स्टोरी। अगर आप सारी की सारी कहानी जो है वो थीसिस स्टेटमेंट में लिख देंगे तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे फिर आप, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू मेक द थीसिस स्टेटमेंट ऑफ एनी टॉपिक एक्चुअली। रिमेंबर द 3 C's दैट वी हैव लर्नड, और उन 3 C's को अप्लाई करते हुए आप कंप्लीटली अपनी थीसिस स्टेटमेंट को फॉर्म कर सकते हैं अगर आप चाहें, और अगर आपकी उस ऐसे की ग्रिप जो है वो अच्छी है।